अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर मैं MSW आपके सामने हाजिर एक नए क्लास के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वही वर्ब रहेगा। पार्ट 3 होगा आज। आज हमें, जैसे आप जानते हो कि मैंने आपको सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब के बारे में जानकारी दी थी, तो आज हम जेरंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको याद होगा कि इसके बाद, इस टॉपिक के पास, इस क्लास के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टेंसेस, क्योंकि टेंसेस का मतलब ही होता है यूसेज ऑफ द वर्ब। हम कौन सी वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल करें और कैसे करें। तो टेंस का ये भी मतलब है कि आप आराम से इंग्लिश को बोल सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन टेंस का मतलब ही यही है बेसिकली कि वर्ब को कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आपको वो आज करना ही होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा वो आज ये समझना अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखोगे। इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यू गो बैक इन माई प्लेलिस्ट, इन ग्रामर प्लेलिस्ट, एंड वर्ब के जो जितने भी वीडियोस है, जैसे V1 है, सॉरी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, एंड यू हैव टू वॉच देम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन और दिस क्लास very easily and thoroughly. Okay, let us start. मैंने बात की थी मैन वर्ब की। याद होगा मैंने कहा था मैन वर्ब इज द वर्ड विच टेल्स अस दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ द नाउन which has been used as the subject. एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जैसे मोहम्मद teaches, मोहम्मद teaches, या मोहम्मद speaks, या मोहम्मद runs, मोहम्मद cries, है ना? This Muhammad has been used as subject, and now the work of the Muhammad is he teaches, वो पढ़ाता है, he speaks, वो बात करता है, he runs, वो दौड़ता है, he cries, वो रोता है। समझे? तो इसी मैन वर्ब के बारे में मैंने बात की थी। I told you that every man verb has the 5 forms. आप रिपीट कर सकते हो ये बात। Every man verb has the 5 forms. Every man verb has the 5 forms. Every man verb has the 5 forms. Let us know about these 5 forms. अभी मैंने बात की टीच की। टीच, teaches, teaching, taught, taught, or go, goes, going, went, gone, या sing, sings, singing, sang, sung, और run, runs, running, ran, run. There are so many words. I will write here some words so that you may remember them. Write, writes, writing, wrote, written.
play, plays, playing, played, played, or sit, sits, sitting, sat, sit, or wash, washes, washing, washed, washed. In this way, you can write so many verbs, and every man verb has the 5 forms. You can't find even a single man verb which has not 5 forms. तो आपको सबसे पहले इस बात को दिमाग में रखना है कि every man verb has the 5 forms. Every man verb has the 5 forms. Every 1, 2, 3, 4, 5. Every man verb has the 5 forms. तो आपने ये बात दिमाग में रखा कि मैन वर्ब का मतलब है जो हमें बोले नाउन एज सब्जेक्ट का काम क्या है, वो करता क्या है, वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है, वो गाता है, वो सोता है, वो सोचता है, वो पढ़ता है, वो पढ़ाता है, वो हल चलाता है, वो गाड़ी चलाता है। समझे? ओके। अब उसके बाद मैंने बोला ये जो पहली वाली फॉर्म है it is known as V1, the first form of the verb, the first form of the verb. और ये भी आपको दिमाग में रखना है, the first form of the verb is always plural, is always plural, is always, इसके साथ कोई s नहीं, इसके साथ कोई es नहीं, it is always plural. लेकिन अगर हमें इस फर्स्ट फॉर्म को which is present as well as plural, if we need it is singular form, then we add s or es. अगर हमें इस V1 की singular form चाहिए तो हमें क्या करना है, we have to add either s or es. तो मैंने आपको वो भी कहा था कि s कहाँ लगाए और es कत लगाओ और es कत लगाओ s. मेगुन युस मैन वर्ब जो मैन वर्ब एंडस खत्म आसे का साथ खत्म हो जाती है विथ किसके साथ, एस के साथ, एस के साथ, एच के साथ, एच के साथ, एच के साथ, एक्स के साथ, ओ के साथ. और अगर हमें उस वर्ब को सिंगुलर बनानी है देन वी हैव टू ऐड es. अगर आप डिटेल के साथ इसके बारे में समझना चाहते हो यू कैन गो बैक इन पार्ट 2. वर्ब पार्ट 2 में ये सब मैंने डिटेल के साथ समझाया है. और अगर ये एस 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 एच सी एच टी एच एक्स ओ वर्ब के आखिर पर नहीं है तो यू हैव टू ऐड ओनली एस. आपको सिर्फ ऐड को. फिर मैंने आपको ये भी बोला था व्हाई वी नीड प्लूरल, व्हाई वी नीड सिंगुलर. ये कहा था कि इन दिस सेंटेंस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर verb must be singular. If subject is plural, verb must be plural. यहां तक आप समझ गए थे, राइट ना. अब आगे जाओ. आज हमें पढ़नी है we have to read about this third form. This सबसे पहले तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, है ना. फर्स्ट सेकंड इज थर्ड पोजीशन पर. the verb form which comes at the third position. आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. चलो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. ये भी पहले छोड़ो, पहले इसके बारे में बात करते हैं. इसके बारे में हमें बात करनी है इसके बारे में. सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन क्या है. इसकी फॉर्मेशन है V1 प्लस ing. इसकी फॉर्मेशन है V1 प्लस ing. यानी वी फॉर्म इट बाय एडिंग ing विद V1. V1 के साथ ये जो गो है, अगर एक गो है हो गया V1
और हमें लगा रहे आईएनजी, तो होप बन गया। तो सबसे पहले आप समझना, दिस इज कॉम्प्लेक्स वर्ड। ये जो V1 प्लस आईएनजी से जो वर्ब फॉर्म हमें यहां मिलती है, दिस इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स वर्ड, क्योंकि मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स वर्ड इज दैट वर्ड इन विच देयर आर मोर देन वन पार्ट, राइट, in which there are more than one part and one is free, others are bound. अगर हम बात करेंगे इस go की, it is free, we can use this go without ing, but this ing, this is bound, this is bound, we can't use this ing without this go because it can't give us the meaning. We have to use ing form with the go, then it has the meaning, going, going, going. So in short, this form, which is made up out of V1 plus ing, when we add V1 plus ing, then the form which is born is known as gerund. This form is known as gerund. This form is known as gerund. Sometimes in the examination you are asked use the gerund. So you must know that gerund means V1 plus ing. V1. As you know that sometimes we are told there use the infinite verb. Use the infinite verb. Infinite verb means 2 plus V1. 2 plus V1. 2 plus first form of the verb. But when in the examination you are asked that use the gerund, then you have to use this: going, eating, writing, singing, reading, teaching, washing, walking, running, driving, right? V1 plus ing, the verb form is known as the gerund. इस फॉर्म को हम gerund, अब इसको कहाँ पे लगाए, कैसे लगाए, वो तो हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस में, जो टेंस में प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस, प्रोग्रेसिव टेंसेस होते हैं, हम उसमें वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन तब वहां हम सीखेंगे जब हमें इसके रूट के बारे में पता हो। तो रूट आप समझ गए, वी क्रिएट gerund आउट ऑफ V1 प्लस ing। और एक बात अब आपको इसके बारे में समझना है, इसके बारे में और एक बात समझना है, ये जो V1 प्लस ing, it is only verb form which is used as noun। तो ये दिमाग में रखना है, it is only single verb form which is used as noun। और ये only वो verb form है जिसको हम as a noun इस्तेमाल करते हैं, as a noun इस्तेमाल करते हैं। इस go को we can't use it as noun, goes we can't use it as noun, went we can't use it as noun, gone we can't use it as noun, but this form V1 plus ing, which is known as gerund, it can be used as noun, it can be used as, for example, going school is a pleasure। मैंने क्या लिखा, गोइंग स्कूल इज अ प्लेजर। तो गोइंग स्कूल मैंने नाम दिया, जब द प्रोसेस ऑफ गोइंग स्कूल, द प्रोसेस ऑफ गोइंग स्कूल, इसका मैंने नाम दिया, गोइंग स्कूल मीन्स द प्रोसेस ऑफ गोइंग स्कूल, यानी गोइंग स्कूल एक नाम बन गया। या मैं इस तरह बोलूंगा, गोइंग सीजन इज प्लीजेंट। तो एक नाम बन गया, गोइंग सीजन किसी चीज का नाम बन गया, है ना, जो सीजन जाने वाला है, जा रहा है ना, जो इस वक्त सीजन है ना, ये जा रहा है ना, इसका मैंने नाम रखा गोइंग, गोइंग सीजन, या गोइंग स्कूल, है ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना, तो मैंने
उन स्कूल जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका मैंने एक नाम दिया, गोइंग स्कूल चिल्ड्रन, गोइंग स्कूल चिल्ड्रन, गोइंग स्कूल चिल्ड्रन, गोइंग स्कूल गर्ल्स, गोइंग स्कूल बॉयज। तो मैं ये यहाँ बताने वाला हूँ कि दिस फॉर्म which is made of V1 plus ing is a single form which can be used as noun, which can be used as noun। तो ये भी आप समझ गए। और एक बात इसके बारे में आपको समझना है, गोइंग का मतलब है यहाँ V1 प्लस ing। अब कोई भी वर्ड लगा सकते हो, प्लेइंग, रीडिंग, ड्राइविंग। अब देखो, इट इज नीदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, ये आपको दिमाग में रखना है। ये जो गोइंग है, ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, ये कुछ भी नहीं है, ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, और ना ही इसका कोई टाइम है, नो टाइम, ना ही किसी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये बात फिर से आपको सुनने की जरूरत है। थोड़ा लगता है बोरिंग है, लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब टेंसेस पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। देखो मैंने क्या कहा, गोइंग, जिस तरह मैंने बोला, ये गो जो है ये प्लूरल है और गो जो है ये सिंगुलर है, लेकिन जब गोइंग की बात हम करेंगे, दिस गोइंग, दिस जर्न, दिस V1 प्लस ing, इट इज नॉट सिंगुलर एंड इट इज नॉट प्लूरल। ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, ये कुछ भी नहीं है। एक बात, दूसरी बात, और इट डज नॉट रिप्रेजेंट टाइम, यह हमें टाइम नहीं बताता। जैसे अगर मैं बोलूंगा आई प्ले, प्ले का मतलब मैं खेलता हूं, इसने प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट किया। अगर मैं करूंगा आई प्लेड, मैं खेलता था, प्लेड ने पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट किया, है ना, यानी प्ले ने प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट किया, प्लेड ने पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट किया। या आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, टीच एज V1, इसने प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट किया। आई टॉट, मैं पढ़ाता था, तो टॉट वर्ब ने पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट किया। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। ये जो गोइंग है, ये जो V1 प्लस ing है, ये जो जर्न है, जर्न, ये किसी भी टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता। और अगर नहीं करता तो हमें कैसे पता चले, हमें कैसे पता चले क्या ये प्रेजेंट की बात है, क्या ये पास्ट की बात है। और तो मैंने आपको बोला कि ये गोइंग जो, ये जो V1 प्लस ing है, इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑक्सिलरी वर्ब, इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जांपल, अगर मैं यहां लिखता हूं ही गोइंग टू स्कूल, मैंने लिखा ही गोइंग टू स्कूल, मीनिंग तो इसमें है कि समवन इज गोइंग टू स्कूल और समवन वाज गोइंग टू स्कूल, मीनिंग तो है, बट देयर इज नो टाइम अनलेस आई यूज हियर ईदर इज और वाज। या तो मुझे यहाँ इस इस्तेमाल करना है या वाज इस्तेमाल करना है। अगर मैंने यहाँ इसका इस्तेमाल किया सो ऑटोमेटिकली गोइंग गिव्स द प्रेजेंट टाइम, एंड अगर मैंने वाज का इस्तेमाल किया सो ऑटोमेटिकली गोइंग गिव्स द पास्ट टाइम। इसका मतलब है ये जो गोइंग है, ये जो जर्नड है, ये जो V1 प्लस ing है, इट हैज नो टाइम, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी टाइम। यस, it is dependent upon the time, upon the upon these forms, upon these forms, upon these forms, and these forms are the forms of be। ये जो is, ये जो was, ये जो are, ये जो am, ये जो verb है ना, these are the forms of the be। अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था जो auxiliary verb है, it has two types, primary auxiliary verb and secondary auxiliary verb। Primary auxiliary verb is only one and that is be, and it has 8 forms जो मुझे आगे पढ़ाना है। और जो secondary auxiliary verbs है, they are known as the modals, right। और ये जो be है, be forms, अगर ये be है, इसके 8 forms है, क्या क्या है, is है, am है, or है,
was है, वो है, have, has, had. 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the 8 forms of the be, and be is single primary auxiliary verb. लेकिन ये जो going है, it depends upon the time, upon these 5 forms of the be. ये छोड़ के have छोड़कर, has छोड़कर, had छोड़कर, be sorry, v1 plus ing depends upon these 5 forms for the time. For example, देखो, they are playing, he is playing, she was playing, I am playing, they were playing. 1 2 3 4 5. So these are the forms of the be. You know that be has 8 forms. Be has आसान 8 form. क्या क्या? Is, am, are, was, were, have, has, had. Right? कुछ साथ हम एग्जामस मज दिवान कहाँ सेंटेंस मिसाल के तौर पर सेंटेंस चीज कहना जॉन डेजिश अ बॉय ब्रैकेट में होगा बी जॉन डेजिश अ बॉय और जो ब्रैकेट होगा ना उसमें बी होगा तो आपको कहा जाएगा आपसे पूछा जाएगा यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो लड़के क्या करते हैं वो कहते हैं कोई लगाता है जॉन बी अ बॉय कोई लगाता है जॉन बीइंग अ बॉय कोई लगता है जॉन बीइंग अ बॉय लेकिन ये गलत है क्यों आपको पता होना चाहिए दिस बी इज द ऑक्सिलरी वर्ब इट हैज 8 फॉर्म्स और वो फॉर्म्स क्या क्या है इज एम आर वाज वर हैव हैज हैड तो आपको आउट ऑफ दीज 8 फॉर्म्स you have to select one to use here जैसे John is a boy अगर पास्ट में होगा John was a boy आप समझ गए ना इसी तरह ये जो V1 प्लस ing ये जो gerund है the verb form है gerund इसका कोई टाइम नहीं है they these verbs do not represent any time oh so it depends upon the be form ये हमेशा dependent है upon the be forms for the time लेकिन we use only 5 be forms before them फिर से we use only 5 be forms before them इसका मतलब है have का इस्तेमाल हम नहीं करते has का इस्तेमाल हम नहीं करते had का इस्तेमाल हम नहीं करते हम किसका इस्तेमाल करते are is was am were is am are was were is am are was were is am are was were जैसे are it is present but plural is it is present but plural was it is past but singular am it is present but plural were it is past but plural यहाँ और एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है मैंने कहा am is plural हाँ सच am is plural और I तो सिंगुलर है लेकिन ये ऐसा क्यों अगर मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा when subject is singular verb must be singular if subject is plural verb must be plural तो आप जरूर मुझसे पूछेंगे सर फिर ये है क्या ये कौन सी बात है लेकिन आप फिर से वो सुनना मैंने कहा there are some exceptions और इंशाल्लाह मैं इस पर भी बात करने वाला हूँ लेकिन जब मैं टेंसेस को कंप्लीट करूंगा तब जाके आपको सब्जेक्ट के बारे में बोलूंगा ऑब्जेक्ट के बारे में बोलूंगा एग्रीमेंट ऑफ वर्ब के बारे में बोलूंगा तो
तब जाके आपको आराम से, मैं अभी ना आप सिर्फ आपकी बेस बनाना चाहता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो देयर आर सो मेनी टीचर्स दे कम एंड टीच, ऐसा नहीं हो सकता है अनलेस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। जब तक आपका क्लियर वर्ब के बारे में क्लियर, जब तक आपको आपके दिमाग में वर्ब के बारे में, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजक्शन के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, जब तक आपको उनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आप कोई रूल नहीं समझ सकते हो। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इन ग्रामर आई डू नॉट टीच एनी रूल, बेसिकली द ग्रामर आई टीच इज डिस्क्रिप्टिव, है ना। दैट वाज इन द पास्ट व्हेन टीचर्स यूज्ड टू टीच द प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। प्रिस्क्राइब, जिस तरह डॉक्टर के पास गए ना, वो प्रिस्क्राइब करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ये खाओ, ये मत खाओ, ये दवा खाओ, नहीं, मैं वो नहीं पढ़ाता हूँ। बेसिकली द ग्रामर आई वांट टू टीच दैट इज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, दैट इज मीन्स द पीपल, द इंग्लिश स्पीकर्स, द वे दे स्पीक, द वे दे स्पीक, आई विल टीच यू दैट टाइप ऑफ ग्रामर, है ना। तो मैं सिर्फ डिस्क्राइब करता हूँ कैसे जो इंग्लिश लोग हैं, आई ओनली डिस्क्राइब दैट हाउ द इंग्लिश पीपल स्पीक, है ना। आई विल नॉट मेंशन हियर एनी रूल सो दैट माय लेक्चर्स विल बिकम बोरिंग। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि आई डू नॉट वांट टू टीच एनीथिंग अनलेस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, है ना। आई वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। व्हेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप आराम से समझ सकते हो। जैसे मैंने, अगर मैं आपको अभी टेंसेस पढ़ाता, फिर मैं कभी ईट लगाता, कभी ईटस लगाता, आप बोलोगे हो ये क्या हुआ, कभी ईट लगाया, कभी ईटस, ईटस आया किधर से, या मैं कभी एस लगाता, कभी एस लगाता, आप जरूर मुझे बोले कि एस आया किधर से, एस आया किधर से। मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और अब मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरह हम V1 प्लस ing, जैसे हम टेंसेस पढ़ेंगे और टेंसेस में हम प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ने वाले हैं, तो आपको, आप बोलेंगे V1 प्लस ing आया किधर से, इसका क्या मतलब है। और मैंने यहाँ ही आपको ये क्लियर रख दिया कि ये है क्या चीज, राइट। तो मैंने आपको बोला देखो, इस प्लेइंग का अपना कोई वक्त नहीं, इसका कोई वक्त नहीं, हाँ वक्त के लिए वो डिपेंडेंट है। इनके इनसे पहले हम कभी ये आर इस्तेमाल करते हैं, कभी इज, कभी वाज, कभी एम, कभी वो, इसका मतलब है दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द बी, और वी कैन से दे आर द ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच सपोर्ट्स और गिव्स द टाइम टू द मैन वर्ब। Playing is the man verb, but it has no time. It gets time from this auxiliary verb. And playing, same is the case here. In this sentence, it is are which gives time. In this sentence, it is which gives time. In this sentence, it is was which gives time. In this sentence, it is am which gives time. In the here in this sentence, it is the verb which gives time. एक बात, दूसरी बात मैंने कहा these gerunds V1 plus ing, neither they are singular nor they are plural। देखो यहाँ हमने क्या किया, दे के साथ हमने आर को इस्तेमाल किया, यानी the forms of the bees, out of forms of the bee, some forms are singular, some forms are plural, some forms are present, some forms are past। देखो are it is plural, is it is singular, तो मैंने दे के साथ आर लगा दिया, और यहाँ तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। ही इज, ये ही जो है ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर, दे जो है प्लूरल है और ये भी प्लूरल। अगर इसकी बात करेंगे हमें यहाँ पूछना ही नहीं है, क्यों, हमें क्या दिखना, जो इमीडिएट वर्ब है, जो इमीडिएट वर्ब है। और एक बात मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, मैंने कहा था अगर मैं बोलूँ ये है क्या, ये है वर्ब, अगर मैं बोलूँ ये है क्या, ये ऑक्सिलरी वर्ब, और दोनों मिला के है क्या, वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। तो होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, आप समझ गए ये बात। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे सर में बहुत दर्द है फिर भी मैं पढ़ाता हूं। आज का क्लास डेफिनेटली बोरिंग होगा लेकिन बहुत फायदा होगा आपको। देखो और एक बात है, बहुत सारे लड़के गलत यहाँ करते हैं कि अगर जो V1 प्लस ing है ना, V1 प्लस ing है ना, ओके आई नो दैट दिस इज द वर्ब फॉर्म, लेकिन हर V1 के साथ हम ing नहीं लगाते, ये याद, ये ध्यान में रखना चाहिए। वी डू नॉट यूज ing विथ एवरी V1। क्यों, ये जो V1 है ना, जैसे मैं गो की बात करता हूँ, मैं लाइक की बात करता हूँ, मैं वांट की बात करता हूँ, मैं स्मेल की बात करता हूँ, some V1 means some verbs are those which show action and some are those which do not show any action।
फिर से some man verbs are those which show action and some are those which do not show action, है ना। लेकिन याद रहे, नोट, we never use ing form with the verbs which do not show, ये याद में रखो, note, note, it should be noted, it should be remembered, it should be kept in your mind that we never use ing form, we never use ing form, हम कभी ing form इस्तेमाल नहीं करते with the verbs, उन verbs के साथ which do not show any action, जिसमें action नहीं। मिसाल के तौर पर प्ले, किसी ने छक्का मारा, किसी ने चौका मारा, राइट, इसमें एक्शन है, he is playing, he is playing, he is driving, he is riding, he is writing, he is teaching, he is driving. These are those verbs in which there are what, action. लेकिन कोई verb है, I love my mother, love, love जो है ना, कहने से I am loving my mother. मैंने कहा ना, there are some verbs which do not show any action, we never use ing form with them. I can't say I am understanding, क्यों? I can say I understand, क्योंकि understanding, जो understand है ना, it is that type of verb which do not show any action. So I can say I understand you. I can't say I am understanding you. इस तरह I can say I think, I can't say I am thinking. If I say I'm thinking, it is wrong. I have to say I think. इसी तरह I have to say I want food. I can't say I'm wanting food. यानी want के साथ, think के साथ, I can't say I am seeing you. I can say I see you. मैं बोलूँगा I see you, I want you, I love you, right? I understand you. हम नहीं कह सकते I am loving you, I am understanding you, I am thinking you, I am wanting you, I am liking you. तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, we do not use ing form with those v1 which do not show any action. तो आप ये समझ गए। बाकी टेंसेस में अब आगे मैं फिर से, अगर यहां मैं v1 लिखता हूं, यहां मैंने लिखा goes, going, went, gone. अब ये भी आपने सीख लिया, ये भी आपने सीख लिया, ये भी आपने सीख लिया, और ये जो फॉर्म है ना, इसको हम v3 कहते हैं, याद रखना। सॉरी, इसको हम v2 कहते हैं और इसको v3, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका क्या मतलब है, v1, v2, v3, v1 सिंगुलर फॉर्म, जर्ड फॉर्म, फिर से v1 सिंगुलर, जर्ड, ये v2 एंड दिस इज v3। और ये जो v2 है ना, इसका और एक नाम है पास्ट फॉर्म, है ना। और इसमें एक चीज है, एक चीज नहीं, इसमें है क्या, ये टाइम को रिप्रेजेंट का ही है, इसमें टाइम है, it represents time, it is not dependent upon the auxiliary verb। जैसे मैं बोल सकता हूँ I play, मैं खेलता हूँ, I played, मैं खेलता था, I go, मैं जाता हूँ, I went, मैं जाता था, I eat, मैं खाता हूँ, I ate, मैं खाता था, I sit, मैं बैठता हूँ, I sat, मैं बैठता था, I read, मैं पढ़ता हूँ, I read, मैं पढ़ता था। मीन्स इस V2 में टाइम है, इसके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन एक चीज नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल, ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है। फिर से आप ऐसा मत करना कि ही गोज और यहां लगोगे ही वेंट्स। एक दिन मैं
लड़कों का एग्जाम कर रहा था, तो उन्होंने लिखा था जैसे ही ईट्स, ही वेंट्स क्यों लगाया? सर ये है ना, ही इज द सिंगुलर, सब्जेक्ट इज एज अ सिंगुलर, सो ही वेंट्स आएगा ना। लेकिन ये सुनो, वो यहाँ की बात है, V1 की बात, ये जो V2 की बात है, V2 की बात है, इसलिए ये जो V2 है, neither it is singular nor it is plural, but it, if subject is singular, it gives meaning as singular. If subject is plural, it gives meaning as plural. यानी it agrees with both subjects, means it agrees with both subjects, either subject is singular or plural. For example, मैं यहाँ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ लिखा he went, या मैं यहाँ लिखता हूं they went, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ही है ना, इट इज, ये जो सब्जेक्ट है ना ही, ये क्या है? ये सिंगुलर है, और ये दे जो है ये प्लूरल है। लेकिन यहाँ मैंने वेंट का इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ भी वेंट का इस्तेमाल किया। क्यों? ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। सो इट एग्रीज either subject is singular or plural, it agrees either subject is singular and plural। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर से ये जो V2 है, ये जो पास्ट है, सबसे पहले it is not dependent upon the auxiliary verb। हम इसके साथ किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल नहीं करते, पास्ट टेंसेस में लगाते, कल पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। और दूसरी बात मैंने कहा, इट हैज नॉट ईदर सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। लेकिन अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब ही सिंगुलर निकलता है। अगर इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाए, इसका मतलब प्लूरल निकलता है। ये भी आप समझ गए। अब उसके बाद है थर्ड फॉर्म V2, इसका और एक नाम है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, इसमें भी कुछ हम ना, इसको पास्ट पार्टिसिपल है ना, ये भी ना डिपेंडेंट है। हम इसको क्या है, अलग थलग इस्तेमाल नहीं करते। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, सबसे पहले ये भी किसी टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसी टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता, और टाइम के लिए ये डिपेंडेंट है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वी हैज द 8 फार्मर्स एंड 5 फार्मर्स इज एमआर वाज वर्क, हम उनको इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? जरंड के साथ। और वहां बचे 3 फार्मर्स, क्या क्या? हैव, हैज, had, or has had, these 3 be farmers, these 3 primary auxiliary verbs out of 8 farmers we use with V3 for the time, for the time, for the time। और ये जो V3 है ना पास्ट पार्टिसिपल, और एक बात है इसमें, ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है ना, वो इसके लिए भी डिपेंडेंट है। जिस तरह मैंने इसका इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया सिंगुलर के लिए, और आर का इस्तेमाल किया प्लूरल के लिए जेरंड के साथ। और यहाँ भी ऐसा ही, हैव लगता है प्लूरल के साथ, हैज लगता है सिंगुलर के साथ, और हैड लगता है पास्ट के साथ, हैव और हैज प्रेजेंट के साथ, है ना। इस तरह आप समझ गए, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। आगे इंशाल्लाह कल देखेंगे और कौन सा कॉन्सेप्ट तो इसमें क्लियर अभी नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहो, तो आपको ये जो मैंने पार्ट 1 ऑफ पार्ट 2 एंड ये जो आज का पार्ट 3, ये तीनों पार्ट्स आपको वॉच करना होगा, तब जाके आप टेंसेस को आराम से समझने वाले हैं इंशाअल्लाह। और मुझे लगता है कि कल मैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में भी कुछ एक लेक्चर उस पर भी देना चाहता हूँ, ताकि जब मैं टेंसेस को स्टार्ट करूँगा, डिमांड भी है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि मैं टेंसेस को कंप्लीट करूँ। देखो मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे टेंसेस पढ़ाना है, वर्ब को पूरी तरह मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, प्रीपोजिशन जो भी ग्रामर है पूरी तरह,
जो बेसिक से लेके पूरा जो भी ग्रामर है, इवन के ग्रामर में जो फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, सीमेटिक्स है, जो भी है ग्रामर में, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मैंने आपको वो अर्ज किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आई नीड योर एनकरेजमेंट, आई नीड योर इंस्पिरेशन। मैं आपसे पैसे नहीं मांगता हूँ, बस आई वांट योर सब्सक्रिप्शन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल so that I will be encouraged to give you better and best. Thank you very much.